नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 हिस्ट्री का जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसका जो पार्ट 14 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसको आज हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। यह जो टॉपिक है 1857 के विद्रोह का, आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, उसमें दिया गया है। तो आज हम पूरे डिटेल में इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे अपने सिलेबस पे कि अब तक हमने सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रही है हिस्ट्री का आपका सिलेबस पीईटी के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, वैदिक संस्कृति पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पढ़ा है सल्तनत काल को, मुगल साम्राज्य को हमने पढ़ लिया है, मराठा साम्राज्य को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने कल पढ़ा था ब्रिटिश राज का अभ्युदय, तथा आज हम पढ़ेंगे अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको आज हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं एकदम आपके एग्जाम के लिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सिर्फ उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके कारण क्या थे। तो 1857 की क्रांति के दो कारण थे। एक तो जो सामान्य कारण थे जो बहुत पहले से चले आ रहे थे, उसके बाद एक तत्कालीन कारण था जो तुरंत 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य कारण की। तो चार सामान्य कारण थे जो बहुत पहले से चले आ रहे थे। इनको चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो राजनीतिक कारण हो गया, दूसरा धार्मिक कारण हो गया, उसके बाद सामाजिक कारण हो गया, और तीसरा आपका चौथा हो गया आर्थिक कारण। ये जो चारों कारण थे ये आगे चलकर जो है 1857 की क्रांति का रूप ले लेते हैं। तो आइए बिल्कुल संक्षिप्त में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं इन कारणों के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण क्या क्या थे जो आगे चलकर जो है 1857 की क्रांति का रूप ले लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इनमें से एक थी जो आगे चलकर जो है इस राजनीतिक कारण में एक पहली जो राजनीतिक कारण में जो पहली नीति थी अंग्रेजों की, वह थी सहायक संधि। सहायक संधि के जरिए जो ब्रिटिश थे वे भारतीय राज्यों को अपने राज्य में मिलाने लग गए थे, तथा इस संधि को लाया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जो नीति थी वह थी गोद प्रथा की समाप्ति। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था गोद प्रथा की समाप्ति को, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। इसके जरिए क्या हुआ था कि सबसे पहले होता क्या था कि जो भी राजा महाराजा होते थे, मान लीजिए उनका अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो वे उत्तराधिकारी के तौर पे किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे। परंतु जो लॉर्ड डलहौजी था उसने इस नियम को बंद करवा दिया। उसने गोद प्रथा को समाप्त करवा दिया, तथा जो भी राजा महाराजा थे जिनके बच्चे नहीं होते थे, जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन राजा महाराजाओं के राज्य को जो लॉर्ड डलहौजी था वह अपने हिस्से में मिलाने लग गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जो 1857 की क्रांति का आगे चलकर कारण बनते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कारण हमारा क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? जो अंग्रेज थे ये भारतीयों को एकदम क्या समझते थे, बहुत ही भारतीयों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे। काले गोरे का जो भेद था यह स्पष्ट रूप से उस समय देखा जाता था। इसके साथ जो भारतीय थे मतलब भारतीयों के साथ जो है गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सामाजिक कारण थे जो आगे चलकर 1857 का रूप ले लेते हैं क्रांति का। उसके बाद जो धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण में क्या था? जो ब्रिटिश थे ये धर्मांतरण करवा रहे थे। धर्मांतरण मतलब क्या था? यहाँ पे उन भारतीयों को जो ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको बहुत ही अच्छा पद दिया जाता था, उनको ऊंचे पदों पर आसीन कर दिया जाता था। परंतु जो भारतीय ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत ही निम्न पद दिया जाता था। तो यह धार्मिक कारण था जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। उसके बाद जो चौथा कारण था आर्थिक कारण। आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो नीति थी, उनकी नीतियों के कारण जो है उद्योग धंधे, भारत के जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। जो भारतीय कृषक थे उनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी। ब्रिटिशर्स की नीतियों के कारण जो है भारत में हर वर्ष अकाल पड़ने लग गया था, जिससे भारत दिन प्रतिदिन भारत के जो किसान थे, भारत के जो निम्न वर्गीय कृषक थे, मजदूर थे, उनकी जो स्थिति थी वह दयनीय होने लगी थी, जो आगे चलकर
1857 की क्रांति का कारण बनती है। तो बिल्कुल संक्षिप्त में हमने देख लिया है कि क्या क्या राजनीतिक कारण थे, क्या क्या धार्मिक कारण थे, क्या क्या सामाजिक कारण थे और क्या क्या आर्थिक कारण थे जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का रूप ले लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जितना बताते चल रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी पीईटी में उतना डिटेल में आपके नहीं पूछेगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को मैं आपको कवर करवाते चल रहा हूँ, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है मैं जितना आपको बता रहा हूँ। तो ये सामान्य कारण थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे तत्कालीन कारण की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण क्या था, इसका तत्कालीन कारण बना था मतलब इनफील्ड राइफल जो थी वह ब्रिटिश के द्वारा जो है भारतीय सैनिकों का प्रयोग होती, एक इनफील्ड राइफल लाई गई थी जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था। ऐसा कहा गया था कि उस कारतूस में मतलब जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी जिसको मुंह से खोलना होता था सैनिकों को, जो एक तत्कालीन कारण बनी थी उस समय 1857 की क्रांति का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि यह जो विद्रोह था 10 मई 1857 को शुरू होने वाला था, परंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके इस विद्रोह का शंखनाद कर दिया। आपको याद रखना पड़ेगा कि यह जो विद्रोह था इसकी जो शुरुआत की डेट थी रखी गई थी 10 मई 1857 की, जो है यह विद्रोह 10 मई को शुरू होने वाला था, परंतु यह जो विद्रोह था कुछ दिनों पहले ही शुरू कर दिया जाता है। बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, उनके द्वारा इन्होंने 29 मार्च 1857 को दो अधिकारी बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके जो है इस क्रांति की शुरुआत इन्होंने कुछ दिन पहले ही कर दी थी। आपको याद रखना है, यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मंगल पांडे थे वह किस बैरक के सिपाही थे। तो यह बैरक मतलब किस छावनी के सिपाही थे, तो ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। तो आपको याद रखना है। इसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह जो थे उस समय सम्राट मुगल बादशाह बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि 10 मई के बाद जो है जो प्रदर्शनकारी थे, जो विद्रोही थे उस समय 1857 के, ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली जाकर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार भी कर लेते हैं तथा उस समय जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था उसको वे अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। जिसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो बहादुर शाह जफर था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो बहादुर शाह जफर था इसने बख्त खां को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। इसके बाद जो तात्या टोपे था इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण नायक था तात्या टोपे, तो इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो तात्या टोपे था इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग तथा बहादुर शाह जफर ने जो है बख्त खां को शाह ए आलम बहादुर की उपाधि भी दी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो है बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत क्या आप याद देखिएगा। जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह, इसने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को हडसन ने दबाया तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। यानी कि दिल्ली में जो विद्रोह शुरू किया गया था और बहादुर शाह जफर के द्वारा, उस विद्रोह को हडसन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया तथा वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में जो है अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें सबसे अधिक मात्रा में कहाँ के सिपाहियों ने हिस्सा लिया था, तो अवध के सिपाहियों ने जो है सबसे अधिक मात्रा में 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कमल और रोटी जो है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है आप याद रखिएगा, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो लॉर्ड कैनिंग था यह 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है।
इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं 1858 का अधिनियम। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इस अधिनियम को जो पढ़ा गया था, इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए। इस 1857 के क्रांति के बाद जो है एक उद्घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जो बहुत सारे परिवर्तन लेके आती है भारतीय शासन में उस समय। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन महत्वपूर्ण हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो शासन था ब्रिटिश कंपनी का, वह समाप्त करके जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। आप याद रखिएगा, इस उद्घोषणा के जरिए जो है ब्रिटिश कंपनी से जो शासन था वह सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, तथा गवर्नर जनरल के पद को जो है वायसराय का पद बना दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे इस 1858 की उद्घोषणा में, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत का जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ही बना था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा जो है भारत में शासन करने का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तथा इस कानून के तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था। तथा इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया भारत का पहला वायसराय कौन रहेगा, तो भारत का पहला वायसराय रहेगा लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय बनता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों को कवर करेंगे जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे विद्रोह का केंद्र भारत में क्या क्या था, उसका नेतृत्व किसने किया, उस नेतृत्व की मतलब आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई तथा उस आंदोलन को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया। तो ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां के द्वारा। इसके बाद लखनऊ में जो है नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। जगदीशपुर में नेतृत्व किया, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, तो इसका नेतृत्व किया गया था वीर सिंह कुंवर के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे तथा उस विद्रोह के केंद्र का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि उस विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में कवर करवाया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका है यहाँ पे फैजाबाद भी है, तो फैजाबाद आप ध्यान दीजिएगा। फैजाबाद में जो नेतृत्व किया था वो क्या था, मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने, तो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ 1857 के विद्रोह संबंधित मत हैं और उनसे संबंधित जो इतिहासकार हैं ये कौन कौन से, इसको भी देख लीजिए। तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, डिज़रायली ने कहा था। इसके बाद पूर्णतः 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। इसके बाद बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध 1857 के विद्रोह किसने कहा था, तो J.R. होम्स ने कहा था। इसके बाद धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने कहा था, L.E.R. रीज ने कहा था। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने कहा था, तो R.C. मजूमदार ने कहा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो S.N. सेन ने लिखा है 1857। इसके बाद R.C. मजूमदार ने लिखा है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद S.B. चौधरी ने लिखा है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, इसको भी S.B. चौधरी ने लिखा है। इसके बाद वी.डी. सावरकर की जो फेमस पुस्तक वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद अशोक मेहता ने लिखा है द ग्रेट रिबेलियन। तो ये सारे फैक्ट थे, पॉइंट थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।